हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिरजस कुमार है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 2 जो लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग का लेसन 2 है। ये दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे इसमें, और दूसरा जो पढ़ेंगे हम इसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ टोर्ट। लॉ ऑफ टोर्ट एलिमेंट ऑफ जनरल लॉ जो नाम है हमारा दूसरे लेसन का। इसमें पहला जो दे रखा है हमारा वो दे रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, अब इसे नाम से पता चलता है कि हम किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, हम किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है, जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसे कैसे बनाया जाता है, वो एप्लीकेबल कैसे होता है, उससे रिलेटेड हम सारी चीजें पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हम सारी चीजें पढ़ेंगे। अब आम लैंग्वेज में बात करूं तो एक कॉन्ट्रैक्ट जैसे एक एग्रीमेंट मान लेते हैं। एक एग्रीमेंट होता है किसी दो पर्सन के बीच, किसी दो पर्सन के बीच कि उसे कुछ काम करना है और उससे कुछ काम नहीं करने की वो शपथ लेता है। वो शपथ लेता है एक तरफ से कि वो एग्री होता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा या फिर मैं काम करूंगा, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नाउ सो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं इसमें। तो इंट्रोडक्शन, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। क्या ये एक एग्रीमेंट है एनफोर्सेबल एट लॉ व्हेन मेड बिटवीन टू और मोर पर्सन by which rights are acquired by one or more to act or forbearance on the part of the other or others। अब यहाँ क्या बोला है कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है। एक एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट है, अगर कोई एग्रीमेंट, अगर ये वो एग्रीमेंट है कि अगर एग्रीमेंट के जो कोई भी राइट्स उल्लंघन होते हैं, मगर कोई भी राइट पूरा नहीं करता, तो वो कानून, वो जो रजिस्ट्री के पास जा सकते, उसके ऊपर हम केस कर सकते। तो उसी को बोला गया एनफोर्सेबल एट लॉ। इसका मतलब वो एनफोर्स करा जा सकता है लॉ के सामने। मेड बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच बनेगा। बाय विच, जिसके द्वारा राइट्स आर एक्वायर बाय वन और मोर, और जिसके द्वारा राइट्स एक्वायर करे जाएंगे, राइट्स एक्वायर करे जाएंगे वन और मोर, एक या एक से ज्यादा, टू एक्ट, कोई सी काम करने के लिए या फिर किसी चीज के मना करने के लिए, ऑफ द अदर या फिर अदर्स, इसे कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट। Now, a contract is an agreement creating and defining obligation between the parties. Now, Indian Contract Act 1872 laid down the general principle relating to formation and enforceability of the contract. Indian Contract Act 1872 जो है वो जनरल प्रिंसिपल बताता है रिलेटिंग जो फॉर्मेलिटी, कैसे फॉर्मेलिटीज क्या है, उसमें क्या क्या कंसिडरेशन, जैसे हम आगे चल के जो पढ़ेंगे उसमें ये पढ़ेंगे कि कुछ एलिमेंट जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए, कुछ एलिमेंट जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। तो फॉर्मेलिटीज, एनफोर्सेबिलिटी, ये कैसे एनफोर्सेबल होगा एट लॉ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रूल गवर्निंग द प्रोविजन ऑफ एन एग्रीमेंट एंड ऑफर, द वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द इंडेमनिटी एंड द गारंटी, बैलेमेंट, pledge and agency. It also contains the provision pertaining to breach of the contract। और इसमें हमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इंडेमनिटी, गारंटी, बैलेमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। और अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसमें उसकी क्या प्रिविलेज होगी, उसकी क्या प्रोविजन होंगे, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 come into force the first day of September 1872। यहाँ पे डेट हमें याद रखना है कि कब आया था, कब इन्फोर्स करा गया था। फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 में हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है 1872 कब आया था। नाउ द प्रीएम्बल एक्ट सी इज द डिफाइन द अमेंड एंड द सर्टेन पार्ट ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। और अगर प्रीएम्बल की बात करें तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ सिंपल से बता रखा है कि डिफाइन करता है, अमेंड करता है सर्टेन पार्ट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। जितनी भी लॉ है रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट उन सबको अमेंड करना, अमेंड करना, डिफाइन करना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का काम है। ये प्रीएम्बल बोलता है। नाउ the Indian Contract Act majorly deal with the general principle or rule governing the contract. The act is divisible into two parts। जो act है Indian Contract है वो दो हिस्सों में बांटा गया। पहला जो है the first part section 1 to 75 of deal with the general principle of law of contract and the therefore apply to all contract respective of their nature।
जो हमारे सेक्शन 1 से 75 तक है, 1 से 75 तक है, वो जनरल प्रिंसिपल होंगे जो हर एक लॉ पे एप्लीकेबल होंगे, हर एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल होंगे। मगर जो सेकंड पार्ट है सेक्शन 127, 124 टू 238 डील विद सर्टन special kind of contract, namely contract indemnity and the guarantee bailment pledge or agency। मगर सेक्शन 124 टू सेक्शन 238 ये कुछ ऐसे स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये सेक्शन होंगे जो स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे एप्लीकेबल होंगे। वो इंडेमनिटी होगा, गारंटी होगा, प्लेज होगा और बेलिमेंट होगा। नाउ अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग। सो contract, Indian Contract Act has been defined in Contract Section 2 Clause 7। सबसे याद करनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट इसमें डिफाइन कौन से सेक्शन में डिफाइन करा गया, सेक्शन 2 क्लॉज 7। नाउ एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, और कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज एच। सिंपल। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहां दी गई है, सेक्शन 2 क्लॉज एच में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और बताया गया है कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल होता है एट लॉ, बाय लॉ, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नाउ the definition indicate the contract essential consistent of two distinct part। First, there must be an agreement। क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करता है कि वहां पे कोई एक एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए। और सेकेंडली एग्रीमेंट जो है एनफोर्सेबल बाय लॉ, और जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सेबल होना चाहिए किसी लॉ के द्वारा, तभी हम उससे जाके कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, तभी हम उससे क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। To be enforceable, and the agreement must be coupled with the obligation। A contract therefore is a combination of two elements, agreement और an obligation। और जो बोला है कि to be enforceable तभी होगा, an agreement must be coupled with the obligation। जब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल तभी होगा जब उसमें कोई ऑब्लिगेशन दिया होगा, इसका मतलब उसे कुछ कार्य करना होगा, वो ऑब्लिगेट होगा कुछ करने के लिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा एनफोर्सेबल कहलाएगा। द एग्रीमेंट और एन ऑब्लिगेशन ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दो एलिमेंट से बनता है, पहला एग्रीमेंट होगा और दूसरा क्या होगा, ऑब्लिगेशन होगा ना। अब यहाँ पे हमने बात करा एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर एग्रीमेंट होता क्या है। एन एग्रीमेंट गिव द बॉड टू द कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या करता है, यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, यही इन दोनों में से एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में मिसिंग वर्ड्स रहेंगे। एग्रीमेंट गिव टू बर्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट, बॉटम में डाल लेना, याद करने। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ई, जैसे हमने पढ़ा सेक्शन 2 क्लॉज एच कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है, सेक्शन 2 क्लॉज ई एग्रीमेंट को डिफाइन करता है। द कॉन्ट्रैक्ट एवरी प्रॉमिस, कोई भी प्रॉमिस, एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। क्या बोला है, कोई भी प्रॉमिस कर रहे हैं हम, या फिर कोई भी सेट ऑफ प्रॉमिस में बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, और किसी भी कंसिडरेशन को दर्शाता है एक दूसरे के द्वारा, उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। इट इज एविडेंट फ्रॉम द डेफिनेशन गिवन अबव, द एग्रीमेंट बेस्ड ऑन द प्रॉमिस। ये बताता है अकॉर्डिंग टू, हम डेफिनेशन अगर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो एग्रीमेंट है वो बेस्ड ऑन द प्रॉमिस, इसका मतलब जो प्रॉमिस ही करते हैं उसके द्वारा कोई एग्रीमेंट बनता है। नाउ अब बात करते हैं प्रॉमिस क्या है। हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट में वर्ड है एग्रीमेंट को हमने डिफाइन करा सेक्शन 2 क्लॉज ई में। उसके बाद हमने एग्रीमेंट में पढ़ा कि जो एग्रीमेंट है वो बेस्ड ऑन द प्रॉमिस। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर प्रॉमिस क्या होता है जिससे एग्रीमेंट बनता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल is made signifies assent thereto, the proposal is said to be accepted। A proposal when accepted become the promise। इसका मतलब जब कोई पर्सन किसी को प्रपोजल करता है कुछ करने के लिए, और वो प्रपोजल जो है वो बताता है कि वो एक तरफ से का असेंट है, और जो प्रपोजल जो है वो एक्सेप्टेड हो जाता है, और जो प्रपोजल जो है एक्सेप्टेड हो जाता है तो उसे हम प्रॉमिस कहते हैं,
प्रॉमिस कहते हैं। इसका मतलब जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लोज डी बी बताता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी को प्रपोजल, किसी चीज का प्रपोजल देता है और प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है किसी पर्सन के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉमिस कहते हैं। एग्रीमेंट देयरफॉर कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन वन पार्टी मेक अ प्रपोजल, one party make a proposal or offer to other party and the other party signifies his assent thereto. In the nutshell, an agreement is the sum total of offer and acceptance. Now, अब यहाँ पर बताया है analysis of definition given over here following characteristic of agreement. अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इन सबको अबव डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमें पता चला है कि जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एग्रीमेंट के वो होंगे प्लैरिटी ऑफ पर्सन और कंसर्न आइटम। प्लैरिटी मतलब वहां पे दो पर्सन जरूर होने चाहिए, दो पर्सन जरूर होने चाहिए। मस्ट बी टू और मोर पर्सन टू मेक एन एग्रीमेंट बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट एग्रीमेंट विद हिमसेल्फ। अब यहाँ पे बताया है कि एग्रीमेंट तभी पूरा होगा जब दो या दो से ज्यादा पर्सन होंगे, क्योंकि एक सिंगल पर्सन अपने आप से एग्रीमेंट नहीं कर सकता। कंसर्न आइटम दोनों पर्सन जो है वो एक ही चीज के लिए राजी होने चाहिए। जैसे मीटिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड अ कंसर्न आइटम। कंसर्न आइटम का क्या मतलब होता है? मीटिंग ऑफ माइंड इट मीन्स बोथ द पार्टी इन एग्रीमेंट मस्ट बी एग्री अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द मैटर एग्रीमेंट इन द सेम सेंस एंड द सेम टाइम। जो एग्रीमेंट बन रहा है वो दोनों पर्सन के बीच जिस चीज के लिए बन रहा है वो दोनों पर्सन की दिमाग में वही चीज होनी चाहिए, उसे हम कंसर्न आइटम कहते हैं। नाउ अब बात करते हैं, हमने पढ़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके दो एलिमेंट होते हैं। पहला ऑब्लिगेशन एंड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हमने पढ़ लिया कि 2 क्लॉज ई में एक एग्रीमेंट तभी होता है जब प्रॉमिस के बेस पे एग्रीमेंट बनता है दो या दो से लोगों के बीच। उसमें हमने पढ़ा कि प्रॉमिस, जो वर्ड आया हमारा प्रॉमिस, अब प्रॉमिस हमने 2 क्लॉज बी में पढ़ा कि कोई भी प्रपोजल अगर किसी को दिया जा रहा है और वो प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जा रहा है उसे हम प्रॉमिस कहते हैं। अब हम दूसरा जो टर्म पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलिमेंट, जो पढ़ेंगे ऑब्लिगेशन। ना an obligation is a legal duty to do or abstain from doing what one has promised to do और abstain from doing। सिंपल, ये ऑब्लिगेशन क्या है? एक तरह की लीगल ड्यूटी है जो हमें करना है या फिर करने से मना करना है उस चीज को जो हमने प्रॉमिस्ड करे या ना करने की चीज को। अब a contract obligation arises from the bargain between the party to agreement who are called promisor and promising। अब जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो अराइज होता है वो तभी अराइज होता है जब दो पर्सन एग्रीमेंट बनाते हैं, और दो पर्सन कौन कहलाएंगे? प्रॉमिसर ऑन प्रॉमिसिंग। अकॉर्डिंग, जैसे हमने पढ़ लिया प्रॉमिस से क्या होता है, अकॉर्डिंग सेक्शन 2 क्लॉज बी दैट व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies is sent there to the proposal is said to be accepted and the proposal when the accepted become the promise। now अब बात करते हैं राइट एंड ऑब्लिगेशन। हमने ऑब्लिगेशन भी पढ़ लिया, इसका मतलब ऑब्लिगेशन एंड एग्रीमेंट मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। अब हम बात करेंगे राइट ऑब्लिगेशन होती क्या चीज है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं राइट ऑन ऑब्लिगेशन में, उसकी बात करेंगे। When the party made binding contract, they have created a right and obligation। कोई भी पार्टी जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आती है तो दो चीजें बनती हैं। पहला होता है राइट, दूसरा होता है ऑब्लिगेशन। अब होती क्या है? Contractual right and obligation are correlated। Example, A agree with the B to sell his car for the 10 lakh rupees to him। In this example, for right and obligation has been given। अब जो स्टेटमेंट आएगा, अब जो एग्जाम्पल यहाँ पर हम पढ़ेंगे, इस एग्जाम्पल को सही से याद कर लेंगे क्योंकि इसमें से जो एग्जाम्पल है उसमें एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल देंगे और वो पूछेंगे कि कौन सी चीजें राइट है, कौन सी चीजें इसमें राइट्स कहलाएगी और कौन सी चीजें इसमें ऑब्लिगेशन कहलाएगी। तो इन्होंने बोला कि एक एग्जाम्पल दे रखा हूं, जैसे एग्जाम्पल होगा ए जो है एग्री होता है बी के संग कि वो कार बेचेगा और कार जो होगी, कार की वैल्यू होगी वो 10 लाख रुपए की होगी। इसमें राइट ऑब्लिगेशन क्या, उसकी बात करते हैं। ना A is under obligation to deliver the car to B and B has corresponding right to receive the car। अब इसमें क्या बोला है, B के पास एक ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब लीगल ड्यूटी है कि वो कार जो होगा वो डिलीवर करेगा B को, और B के पास राइट है कि वो जो कार है वो रिसीव करेगा फ्रॉम द
ए। यहाँ पर क्या है, ए के पास लीगल ड्यूटी है कि वो कार जो होगा वो डिलीवर करेगा बी को, और बी के पास राइट है कि वो जो कार डिलीवर करेगा ए, वो उसकी राइट है कि वो कार रिसीव करेगा। नाउ बी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे 10 लाख रुपीज। देन अगर कार जो है बी एक्सेप्ट कर ले, रिसीव कर ले रहा है, तो उसके पास एक ऑब्लिगेशन हो जाएगा, लीगल ड्यूटी हो जाएगी, कार के बदले उसे कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा, और का जो कंसिडरेशन होगा वो 10 लाख रुपए का होगा। एंड ही इज राइट, और ए के पास राइट होगा कि वो जो 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए वो रिसीव करे, वो रिसीव करे। तो आपको आई होप राइट और ऑब्लिगेशन क्लियरिफाई हो गया होगा। नाउ एग्रीमेंट विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ से भी एग्जाम में आने की चांसेस होंगे कि कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएंगे, कौन कौन से एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएंगे। ना agreement in which the idea of the bargain is absent and there is no intention to create a legal relation are not contract। अब यहाँ पे बोला है कि एग्रीमेंट जिसमें आइडिया ऑफ बार्गेन एब्सेंट हो, आइडिया ऑफ बार्गेन वहां पर हो ही ना, और रिलेशन ना हो, कि कोई भी लीगल रिलेशन ना हो, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते। जैसे एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर, एग्रीमेंट कोई भी रिलेटिंग से सोशल मैटर से हो, उसे हम एग्रीमेंट नहीं कहेंगे। जैसे एन सॉरी उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं, उस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन टू गो टू टुगेदर और द सिनेमा फॉर वॉक does not create a legal obligation on their part to be abide by it. Similarly, if the promise to take you for dinner and break the promise, I do not accept to be liable for the legal penalty, there cannot be any offer and acceptance to hospitality। इसका मतलब कोई भी एग्रीमेंट जैसे सिनेमा जाने के लिए, वॉक पे जाने के लिए, डिनर कराने के लिए, ये सारी एग्रीमेंट जो है, ये सारे एग्रीमेंट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं दर्शाता है, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे इसे। ना दूसरा, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, और कोई भी डोमेस्टिक अरेंजमेंट करा जा रहा है बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, उसे उस एग्रीमेंट को भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। जैसा केस में पढ़ा था बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर 1999 में, अ हस्बैंड वर्किंग इन द सिलोन had agreed in writing to pay a housekeeping allowance to his wife living in England। एक हस्बैंड है जो सिलोन में रह रहे हैं, उन्होंने एक एग्री करा इन राइटिंग कि वो अपनी वाइफ को जो इंग्लैंड में रह रही है उन्हें हाउस कीपिंग अलाउंस देंगे। On receiving information that she was unfaithful to him, he stopped allowance। और क्या हुआ कि जो हस्बैंड जो है वो अलाउंस जो नहीं रिसीव कर पा रहे हैं, he was held entitled to do this was a mere domestic arrangement with no intention to create legal binding relation, therefore there was a no contact। अब यहाँ पे बोला इन्होंने कि यहाँ पे जो हस्बैंड और वाइफ के बीच जो एग्रीमेंट बना रिलेटेड टू डोमेस्टिक अरेंजमेंट, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, बिकॉज ऑफ ये कोई भी लीगली बाइंडिंग रिलेशन नहीं है। Now, consequences follow from the above discussion। The constitutional contract, the party must be intend to be create legal relationship। अगर हम उस किसी भी एग्रीमेंट को तभी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे जो रिलेशन है दोनों पार्टीज का, वो लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। A law contract is a law of those agreement which create obligation and those obligation have their source in agreement। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें एक ऑब्लिगेशन, लीगल ड्यूटी आनी चाहिए, और लीगल ड्यूटी जो है वो सोर्स इन एग्रीमेंट होना चाहिए ना। Agreement is a sense of which contract is speech and therefore all contract are agreement but all agreement are not contract। अब यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल का है कि हमारे हर कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट हो गए ही होंगे, मगर हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बिकॉज हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप और लीगल ड्यूटी नहीं आती, इसलिए हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता ना।
अब बात करते हैं हम एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कब कहेंगे, किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कब कहेंगे। अब जब ये एलिमेंट हमने सेक्शन 10 में जो पढ़ रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी एलिमेंट मिसिंग होता है, कोई भी एलिमेंट मिसिंग होता है विद एक्सटेंड टू सर्टेन एक्सेप्शन, तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा। इसका मतलब वो एनफोर्सेबल नहीं होता एट लॉ। नाउ ये बात करते हैं element of valid contract. According to Section 10 of India Contract Act, it is amended to provide that all agreements are contract if they are made by the free consent of the party complete to contract for a lawful consideration and with the lawful object and are not hereby expressly declared be void. According to Section 10 ने ये बताया है कि हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा जब वो फ्री कंसेंट, इसका मतलब कोई भी जबरदस्ती किसी को एंटर करने, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए नहीं बोलना पड़ेगा। वहां पे जो लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, हमें कोई भी चीज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बदले में मिलनी चाहिए, और वहां पे लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होने चाहिए, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्ड नहीं होगा, उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। उस हर एक एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। नाउ अब वो 10 जो एलिमेंट है वो कौन कौन से एलिमेंट है, हम इसके बाद करेंगे। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला, an offer or proposal by one party and accepted of the offer by another party resulting in an agreement, इसका मतलब कंसर्नाइड। इसका मतलब जो मीटिंग ऑफ माइंड हम जो पढ़ रहे थे, मीटिंग ऑफ माइंड, वो जरूर होनी चाहिए पहले एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। दूसरा, इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशन और इंटेंट टू हैव लीगल कंसिक्वेंस, और जरूरी होना चाहिए कि उन एग्रीमेंट जो बन रहा है उनके बीच, दो पार्टियों के बीच एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। दूसरा, तीसरा, एग्रीमेंट इज सपोर्टेड बाय द लॉफुल कंसिडरेशन। एग्रीमेंट है वो किसी लॉफुल कंसिडरेशन के अगेंस्ट होना चाहिए, सपोर्टेड होना चाहिए। दूसरा, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट आर लीगली कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जो पार्टी हमारी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है वो लीगली कैपेबल होना चाहिए। इसका मतलब कोई माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, और कोई भी कोर्ट के द्वारा मना नहीं करा होना चाहिए कि वो एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। नाउ जेन्युइन कंसेंट बिटवीन द पार्टी, और कोई भी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। जो ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली एंड नॉट अपोज द पब्लिक पॉलिसी, और जो ऑब्जेक्ट, इसका मतलब लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन होना चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का, लीगल होना चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टेन, और जो टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो कभी भी एम्बिगियस नहीं होने चाहिए, एम्बिगियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्टेन पता होना चाहिए कि क्या टर्म दे रखे हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट है। द एग्रीमेंट इज केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म, इट इज दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा कि जो एग्रीमेंट, जो हमारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, वो ऐसा होना चाहिए कि हम परफॉर्म कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, पॉसिबल थिंग उसमें होनी चाहिए। नाउ therefore, to form a valid contract, there must be an agreement based on the genuine consent, supported by lawful consideration, made for lawful object and between the competent party. Now, अब बात करते हैं पहला हम ऑफर, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर या फिर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, ये होते क्या है? Now, an one of the earliest step in the formation of contract lie in the arriving an agreement between the contracting party by means of offer and acceptance. Simple, कोई भी एग्रीमेंट हमने पढ़ा था कि कोई भी एग्रीमेंट तभी बनता है जब कोई ऑफर दे और दूसरा उसे एक्सेप्ट करे। कोई एक ऑफर दे और दूसरा एक्सेप्ट करे तभी भी एग्रीमेंट कहलाएगा। Now, thus we one party an offer and make a definite proposal to another party offering, and the offeree accept it is entirely and without any qualification. There is a meeting of mind with the party and the contract come into being, assuming that all other elements are also present. अब इन्होंने बोला कि जब जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो कोई वन, उसमें एक पार्टी क्या होगा, ऑफर, कोई भी ऑफर करता होगा किसी भी चीज का, और दूसरा जो पार्टी होगा जो ऑफर कर रहा है, पहला जो पार्टी ऑफर कर रहा है उसे हम ऑफर कहेंगे, और जो दूसरा पार्टी एक्सेप्ट कर रहा है, जो दूसरा पार्टी एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, ऑफरी कहेंगे। और ऑफरी जो है विद
किसी भी पूरा किसी भी क्वालिफिकेशन और वहां पे मीटिंग इन माइंड होना चाहिए ऑफ द पार्टी। अ कॉन्ट्रैक्ट कम टू इनटू बीइंग अज्यूमिंग दैट कि हर एक एलिमेंट हम आल्सो प्रेजेंट हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट में। नाउ बात करते हैं प्रपोजल इज आल्सो अ टर्म है ऑफर। कोई भी प्रपोजल को हम एक ऑफर भी मानते हैं। द वर्ड प्रपोजल इज सिनोनिमस विद द इंग्लैंड वर्ड ऑफर। जो प्रपोजल है एक तरफ का ऑफर एक प्राची शब्द सिनोनिमस है हमारा ऑफर का इन इंग्लिश वर्ड। An offer is proposal by one person whereby he express willingness to enter into contractual obligation in return for promise or act of the forbearance. According to section 2 clause A of the Indian Contract Act define the proposal or offer। यहाँ पे हमारा एक और सेक्शन आ गया सेक्शन 2 clause A जो डिफाइन करता है प्रपोजल और ऑफर को। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstain, he is said to make a proposal। अब इन्होंने क्या बोला कि कोई भी पर्सन दिखाता है जताता है कि हम हमारी एक इच्छा है हमारी एक इच्छा है किसी को चीज करने में और किसी को चीज ना करने में और वो बोलता है किसी पर्सन को देता है या फिर किसी पर्सन को मना करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ऑफर या फिर हम प्रपोजल बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज ए। नाउ रूल ऑफ गवर्निंग ऑफर कौन कौन से रूल जो हैं वो गवर्न करते हैं ऑफर को। वैलिड ऑफर मस्ट बी कंप्लाइंग विद द फॉलोइंग रूल। और जो वैलिड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड ऑफर तभी कहलाएगा जब वो कंप्लाई करेंगे कुछ रूल। पहला ऑफर मस्ट बी क्लियर डिफाइंड कंप्लीट एंड फाइनल। और ऑफर जो है कभी भी कंप्लीट होना चाहिए डेफिनेट होनी चाहिए और कंप्लीट और फाइनल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अ प्रॉमिस टू पे इंक्रीज प्राइस फॉर द हॉर्स इफ इट इज प्रूव लकी टू प्रॉमिस इज टू वॉगी एंड नॉट बाइंडिंग। सिंपल सी बात है कोई भी ऐसा वॉग्यू भी नहीं होना चाहिए मतलब समझा कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो क्लियर ना स्पष्ट होना चाहिए सिंपल। अब जैसे इन्होंने बोला कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम जो इन प्राइस है हॉर्स की वो बढ़ा देंगे जबकि जो हॉर्स है वो हमारे लिए लकी होगा इसका मतलब ये वॉग्यू है स्पष्ट नहीं है जरूरी नहीं कि वो हॉर्स उनके लिए लकी हो ये ऑफर नहीं कहलाएगा। नाउ an offer must be communicated to the offeree। An offer become the effective only when it has been communicated to the offeree so as give him opportunity to accept। The offer must be communicated to the offeree and offer become effective only when it has been communicated to the offeree so given him opportunity to accept or reject the same। अब जो ऑफर है वो कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी तक। जैसे आप अगर किसी को ऑफर करते कोई चीज तो उस ऑफरी को ये पता होना चाहिए उसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो एक्सेप्ट करे उस ऑफर को या फिर रिजेक्ट करे। इसका मतलब कम्युनिकेट हुआ है अगर वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं होता तब तक हम उसे कम्युनिकेट नहीं मानेंगे। Now, the communication of an offer may be made by express word, oral or written, or it may be implied by the conduct। और कोई भी कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तभी माना जाएगा वो एक्सप्रेस हो सकता है वर्ड्स में या फिर ऑरल हो सकता है या फिर राइटिंग में हो सकता है। इट मे बी implied by the contract। Now, the communication offer may be general और specific। जो एक ऑफर हो रहा है वो जनरल भी हो सकता है और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी हो सकता है। जैसे अगर कोई पर्सन ऑफर करता है और वो बताता है कि मैं केवल ये जो ऑफर है किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर जैसे मैं ऑफर करता हूं एक पर्सन है जैसे एग्जांपल देता हूं यहाँ पे ए ऑफर कर रहा है बी को केवल बी को तो ये क्या हो गया एक स्पेसिफिक हो गया मगर ए जो है वो बाहर जाके बोल रहे हैं कि जो ये काम कर देगा मैं उसे इतना इनाम दूंगा जो ये काम कर देगा मैं उसे इनाम दूंगा। तो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि इसी पर्सन को बोल रहा हूँ इसी पर्सन को बोल रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा जनरल ऑफर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वैलिड ऑफर का एलिमेंट दे रखे। सबसे पहला जो था जो एलिमेंट था वो फॉलोइंग रूल था वो था क्लियर होना चाहिए डिफाइन होना चाहिए कंप्लीट एंड फाइनल होना चाहिए कम्युनिकेट हो जाना चाहिए और वो वर्ड में हो सकते हैं रिटन में हो सकते हैं और कम्युनिकेट में भी जनरल स्पेसिफिक हो सकते हैं।
तो ये एग्जाम में चारों में से आने के चांसेस है, तो ये याद जरूर रखना। सो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।